नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। पिछली कक्षा में संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों के बारे में देख चुके हैं। तो भाग 1 जिसका टाइटल है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज हमें पढ़ना है भाग 1 के प्रमुख अनुच्छेद जो 4 हैं, 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि देशी रियासतों का एकीकरण किस तरीके से किया गया। प्रमुख रूप से अपन को जम्मू एंड कश्मीर वाला है ना, जूनागढ़ और साथ में तीसरा हैदराबाद, इन तीनों के बारे में देखना है। देखो, भारत में लगभग 550 से अधिक देशी रियासतें थी, लेकिन लगभग इन 3 को छोड़ के बाकी का समान तरीके से एकीकरण हो गया था। लेकिन इन 3 में प्रॉब्लम आई थी। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम वर्तमान में भारत पाकिस्तान के विवाद का प्रमुख कारण में से एक है ना। इसके बाद हमें देखना है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। इसमें हमें 3 आयोग के बारे में देखना है। 1948 का धर आयोग, कब का? 1948 का, है ना। और 1949 की JVP समिति, इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और 1953 का फजल अली आयोग, इनके बारे में देखना है। फजल अली आयोग के सिफारिश पे ही 1956 में मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसके बाद हमें देखना है कि 1956 के बाद बने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दी गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ये दिया है। तो अनुच्छेद 1 देखें तो इसमें भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया काय का संघ है? राज्यों का संघ है। तो संघ का नाम क्या दिया गया? भारत, अंग्रेजी में उसे इंडिया कहा गया। राज्यों का संघ है। तो यहां पर राज्यों का संघ का मतलब है राज्यों का समूह है। जो व्यवस्था हमने कहां से ली है? जो हमने व्यवस्था लगभग संसदीय प्रणाली है इसमें भारत में, जो हमने ब्रिटेन से ली है। साथ में इसी तरह की व्यवस्था आपको कनाडा और अमेरिका में मिलेगी, लेकिन अपन ने प्राप्त कहां से की है? कनाडा से। देखो, मॉडल अमेरिकी है, लेकिन जो शक्तिशाली जो केंद्र की या संघ की व्यवस्था है वो हमने कनाडा से प्राप्त की है। देखो, यहां पर अपने आधार पर राज्यों को मिटाया जा सकता है, केंद्र को नहीं। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि वो सौदेबाजी के तहत हुआ था, तो वहां पे राज्य भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितना केंद्र, बराबर के शक्तिशाली हैं लगभग, है ना। उनका अपना संविधान होता, अपनी शक्तियां होती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, केंद्र चाहे तो किसी राज्य को समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 1 में भारत संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया दिया गया है, तथा राज्यों का संघ दिया गया है, तथा अपनी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है, जो अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब देखो, भारत संघ मतलब भारत के जो संघ या राज्य क्षेत्र हैं, और अनुच्छेद 1 में कौन कौन से राज्य होंगे इसकी जानकारी आपको अनुसूची 1 में मिलेगी। मतलब अनुच्छेद 1 की जानकारी संपूर्ण रूप से अनुसूची 1 में दी गई है। अब अनुच्छेद 2 की बात करें। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखो, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब जो भारत में सम्मिलित नहीं है उनको शामिल करना। तो इसके तहत अपन ने 1975 में सिक्किम, जो उस समय तक स्वतंत्र देश था, उसको अपन ने अपना राज्य बनाया था। इसी प्रकार अपन ने गोवा कहां से प्राप्त किया था? पुर्तगाल से। तो इन राज्यों को भारत में प्रवेश दिलाना, इनकी स्थापना करना, ये अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। जिसके उदाहरण सिक्किम को अपन ने भारत में मिलाया था 36वां जो संशोधन था 1975 में, है ना। इसके बाद अपन देखें तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, है ना। वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन, मतलब किसी जैसे तेलंगाना, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला तो आंध्र प्रदेश की सीमा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और नाम परिवर्तन,
क्योंकि बहुत पहले तक मद्रास बोला जाता था, लेकिन वर्तमान उसका नाम क्या है, तमिलनाडु। तो नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाता है, संसद करती है। और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 के तहत निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 3 और 4 संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 3 और 4 क्या है, संसद की शक्ति, मतलब संसद को राज्य के निर्माण करने की शक्ति है, वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन की शक्ति, नाम परिवर्तन की शक्ति है। साथ में है ना, साथ में क्या है कि जो 2 और 3 के तहत, मतलब नए राज्यों को जो संसद अंदर ले गया, स्थापना करेगी और नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन या नाम परिवर्तन करेगी, उसके अनुच्छेद 4 के तहत जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य किए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते। तो संविधान संशोधन नहीं माने जाते, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 3 और 4 या अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य करते हैं उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। मतलब अगर उदाहरण के तौर पर लें कि जब तेलंगाना राज्य बना तो संसद ने तेलंगाना राज्य को बनाया, लेकिन उससे पूर्व उसने राष्ट्रपति से अनुमति ली कि हम एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं तथा आंध्र प्रदेश की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, जो उसने अनुच्छेद 3 के तहत तो किया। अनुच्छेद 4 के तहत वो कोई संशोधन, अनुच्छेद 4 के तहत वो कोई संशोधन नहीं माना गया, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, क्योंकि भारत का कार्यपालिका का प्रमुख अनुच्छेद 52 कहता है कि प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। मतलब सारे काम किसकी हस्ताक्षर के द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और भारत का संवैधानिक प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति है। तो अपन ने देखा कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना है, जिसके तहत अपन ने सिक्किम और गोवा को प्राप्त किया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण है, वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन के बारे में। अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आपने कार्य किए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, ये अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि देशी रियासतें जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में देखना है कि उनका विलय किस प्रकार से किया गया। तो देशी रियासतों का एकीकरण देखना है। देखो, लगभग जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिनमें 549 का तो आसानी से विलय हो गया, मतलब 500 भारत में आसानी से विलय हो गया। लेकिन समस्या किन 3 में आई, जूनागढ़ में आई, हैदराबाद में आई और जम्मू कश्मीर में। देखो, अपन समस्या का कारण समझने, देखो समस्या का कारण यह था कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 2 पृथक राष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब इन रियासतों के पास 3 चांस थे या 3 मौके दिए गए, 3 अवसर दिए गए कि आप या तो भारत में विलय कर लीजिए, या आप पाकिस्तान में विलय कर लीजिए, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं, है ना। तो अब इन्हीं के कारण समस्या, जब आप किसी को ऑप्शन देते हैं तो चुनने में, जैसे चुनने में आदमी वक्त लगाने की कोशिश करता है, तो इन्हीं के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। तो जो जूनागढ़ जो गुजरात वाले क्षेत्र में थी, जो जूनागढ़ जो इधर गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ का शासक चाह रहा था कि हम कहां मिले, पाकिस्तान में मिले, लेकिन वहां की जनता क्या चाह रही थी कि भारत में मिले। तो इसलिए वहां पे देखो, उधर पे जन्म संग्रह कराया गया तथा जनता ने भारत के समर्थन में मतदान किया और जूनागढ़ जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में विलय कर ली गई। तो जूनागढ़ की कई बार स्थिति पूछते हैं तो आपको याद रखना है गुजरात। जूनागढ़ की स्थिति पूछते हैं तो कहां पे, गुजरात। और जूनागढ़ का विलय किस प्रकार से हुआ, जन्म संग्रह, प्लेबिसाइट, मतलब लोगों ने मतदान किया कि हमें किस देश में मिलना है, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन थे, भारत या पाकिस्तान। तो उन्होंने भारत के समर्थन में वोट किया और जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। इसके बाद हैदराबाद आपको पता है दक्षिण भारत में, यहाँ पे मध्य में लोकेशन है, आंध्र प्रदेश में। तो हैदराबाद रियासत, हैदराबाद में शासन कौन कर रहा था, हैदराबाद में मुस्लिम शासक निजाम, उधर के शासक को निजाम बोला जाता था, वो शासन कर रहे थे और उनकी मंशा थी कहां पे, पाकिस्तान में मिलने की। लेकिन आप उसकी स्थिति देख रहे हो कि चारों तरफ से, कहां से, भारत से घिरा, और वो मिलना कहां चाह रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में, है ना। तो ये समस्या थी और उसने बहुत कठिन कार्रवाई की। उसने जनता और अपना उसका एक दल था जिसके माध्यम से वो क्रूरता बरसा रहा था। तो भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, ऑपरेशन पोलो, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसने निजाम के जो क्रूरता वाले सैनिक थे उनका सफाया किया तथा भारत में हैदराबाद का विलय कर लिया।
तो हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन अपोलो रखा गया। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस देशी रियासत का ऑपरेशन अपोलो के माध्यम से विलय किया गया, तो किसका? हैदराबाद के द्वारा किया गया। और क्रम भी यही है, पहले जूनागढ़ का विलय हुआ, फिर किसका विलय हुआ? हैदराबाद का, और उसके बाद बारी आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान से बॉर्डर सेवा करता है। तत्कालीन समय में मतलब 1950 के समय में यहाँ के शासक कौन थे? हिंदू शासक हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के शासक हिंदू शासक कौन थे? हरि सिंह, तथा अधिकांश जनता क्या थी? मुस्लिम। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि अगर हम जनमत संग्रह कराएंगे तो जनता हमारे पक्ष में देगी, लेकिन वहां की जनता भी कहां रहना चाहती थी? भारत में। लेकिन यहाँ पर स्थिति, राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई और पाकिस्तान ने बाद में हमला कर दिया। तो आनंद फानन ने, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जिससे 549 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और 550वें नंबर पर किसने किया था? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर ने आनंद फानन में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आप को भारत में विलय करा लिया। लेकिन जब आनंद फानन में काम हुए तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, फिर बाद में यूएनओ में गया, और वर्तमान में मतलब 1950 से लेके अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण जम्मू कश्मीर बना हुआ है। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इसी आनंद फानन विलय पत्र के द्वारा जो युद्ध हुआ था उसमें ले लिया गया था। तो जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ? विलय पत्र से। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, जूनागढ़ का विलय हुआ जनमत संग्रह से, हैदराबाद का विलय हुआ पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन अपोलो के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर का विलय हुआ विलय पत्र के माध्यम से। कई बार एसएससी की परीक्षाओं में इसका क्रम पूछा गया, तो क्रम याद रखना, पहले जूनागढ़ का हुआ, फिर हैदराबाद का हुआ, फिर जम्मू कश्मीर का हुआ। और जम्मू कश्मीर का ऐसा हुआ कि अभी तक हुआ ही नहीं लग रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद देखें तो लगता है कि जम्मू कश्मीर का विलय आज तक हो ही नहीं पाया है, क्योंकि देखो पीओके वाला क्षेत्र वो लेके रखे हैं, और जो एलओसी है उधर पे भी, क्योंकि बहुत जब तक वो सेना हटाई नहीं जाएगी तब तक सही रूप से उसका विलय माना नहीं जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो प्रमुख अपन को 3 आयोग देखना है, धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, उनके बारे में अपन देखते हैं। प्रमुख राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में देखना है। क्या है कि जब देशी रियासतों को विलय हो गया, भारत आजाद हो गया, तो राज्यों को भाषा के आधार पर विभिन्न, प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में एक नेता थे श्री रामुलु, जो भाषा के आधार पर एक राज्य के निर्माण की बात कर रहे थे, है ना। लेकिन इसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो धर आयोग बनाया गया 1948 में, जिसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषा के आधार पर आपको रिपोर्ट सौंपनी है कि भाषा के आधार पर राज्य को निर्माण किया जाए या ना किया जाए। जिसके अध्यक्ष कौन थे? धर आयोग के अध्यक्ष जो 1948 में बना था, एस के धर। इन्होंने अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाया जाए। किसके आधार पर बनाया जाए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य को बनाया जाना चाहिए। मतलब धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन स्थिति इसमें क्या है कि बन नहीं पा रही थी, क्योंकि जो कांग्रेसी नेता श्री रामुलु थे वो लगातार अड़े हुए थे, अनशन कर रहे थे, बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे कि भाषा के आधार पर आपको राज्य बनाना है। तो तत्कालीन समय में 3 लोगों की समिति, जैसे जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया है, जिसने रिपोर्ट 1949 में सौंपी, ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग को स्थगित कर दिया। उनको भी लगा कि भाषा, क्योंकि देखो राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के आधार पर, भाषा के आधार पर आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते थे। और तत्कालीन समय जब भारत आजादी हुआ था तब आप इस तरह के से एकता वाले सूत्र पर चोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकते थे। तो इस समिति ने भी कहा कि अभी भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, राज्य का गठन क्या होना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 1953 में श्री रामुलु जो कांग्रेसी नेता थे, साथ में भाषा के आधार पर राज्य के गठन के आंदोलन के नेता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार को मद्रास से, जो तत्कालीन तमिलनाडु है, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाना पड़ता है, जिसकी भाषा क्या होगी? तेलुगु भाषी। तो 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य बना। कौन सा राज्य बना? वो तेलुगु भाषी राज्य बना। कौन बना? आंध्र प्रदेश, है ना। बाद में देखो आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर कौन बना? आंध्र प्रदेश, जिसकी भाषा कौन थी? तेलुगु। और बाद में 2014 में वो उससे अलग कौन हो गया? तेलंगाना हो गया। तो जेपीपी समिति, धर आयोग और साथ में इन
अब कौन सा राज्य बन गया? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया। तो अब सरकार ने देखा कि राज्य को पुनर्गठित करने के लिए एक अच्छा आयोग बनाया जाए, तो उन्होंने 3 सदस्यीय आयोग फजल आयोग की स्थापना 1953 में की, है ना। तो अब अपन उसके बारे में देखते हैं। आयोग 1953 में बना, जिसमें 3 सदस्य थे। फजल अली जो अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पे इस आयोग को पहचाना जाता है। के.एम. पन्नीकर थे और H.N. कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ये 3 लोग थे। 3 सदस्यीय आयोग, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, 1953 में बना और उसने 2-3 साल तक रिपोर्ट तैयार करने के बाद 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। इन्हीं 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी आता है। और ये कब किया गया संविधान संशोधन? 1 नवंबर 1956 को किया गया। यही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। तो इस दिन कितने राज्य बने? मतलब भारत के जो टोटल राज्य थे उनको 14 राज्यों में पुनर्गठित कर दिया गया, साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। और तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और कब बना था? 1953 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन फजल अली आयोग ने एक और अच्छी बात कही थी कि एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। मतलब एक राज्य में एक भाषा के लोग निवास करेंगे, एक भाषा बोली जाएगी, इस वाले सिद्धांत को सिरे से नकार दिया गया, जिसकी मांग बहुत समय से की जा रही थी। 1948 वाले धारा आयोग के सामने भी यही चुनौती थी, JBP समिति के सामने भी यही चुनौती थी, और फजल अली आयोग की भी समिति के सामने यही चुनौती थी कि भाषा के आधार, इसने कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्य का निर्माण कर दीजिए, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के आधार पर आप उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें समस्या फिर ये हो जाती कि एक भाषा और एक राज्य से एकता पर और अखंडता बड़ी चोट होती, और उसमें जो भाषा के आधार पर जो लड़ाई है वो और ज्यादा भी बढ़ जाती, क्योंकि भारत की वर्तमान स्थिति देखें तो एक राज्य में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और वो हर व्यक्ति अपनी भाषा को संस्कृति से जोड़ता है और उससे उसकी भावना जुड़ी होती है। तो अब अपन को देखना है कि जो राज्य पुनर्गठन के बाद 1956 के बाद जो कुछ नए राज्य बने और नए केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में अपन को देखना है। तो अपन मतलब कि राज्य पुनर्गठन के तहत जो 1956 के बाद जो राज्य बने उनको देखना है। तो अपन देखेंगे वर्तमान राज्यों के नाम क्या है, वो किस सन में राज्य बने और किस राज्य से अलग हुई, अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में राज्य बने और अलग किससे हुए? बंबई से। इधर आपको बता दें कि जब ब्रिटिश भारत था तो बंबई एक संपूर्ण प्रांत था, मतलब सबसे बड़ा प्रांत था। उधर 3 प्रांतों के नाम आपने सुने होंगे ब्रिटिश काल में, बंबई, मद्रास और बंगाल, है ना। तो बंबई में उस समय महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी आ रहा था, गुजरात वाला क्षेत्र भी आ रहा था। तो इसको पुनर्गठित करके 1960 में अलग अलग राज्य बना दिए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अपन देखो, अपन 1956 वाला जो 7वां संशोधन, कितने राज्य हो गए थे? 14 राज्य हो गए थे। तो अब 14 में से 1 को तोड़ा तो बचे कितने? 13। कितने बचे? 13। तो ये हो गया अपना 14वां राज्य और ये हो गया अपना 15वां राज्य। कब बने? 1960 में। अलग कैसे हुए? मुंबई से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात किस राज्य से अलग होकर बने थे? तो बंबई राज्य से अलग होकर बने थे, है ना। और बंबई शब्द ही अलग कर दिया बाद में, फिर उसको मुंबई कर दिया गया। और इसके बाद अपना 16वां राज्य आता है। कौन सा? 16वां राज्य आता है नागालैंड। असम से अलग हुआ, 1963 में बना। उत्तर पूर्व में क्या है कि नागा पहाड़ियां, देखो नागा एक जनजाति है, नागा पहाड़ी वाले क्षेत्र में इन लोगों की मतलब की संस्कृति को बचा रखने के लिए 1963 में 16वां राज्य नागालैंड बनाया गया, जिसको कैसे अलग किया गया? असम से अलग किया गया। इसके बाद 1966 में पंजाब से अलग क्या हुआ? हरियाणा। क्या हुआ? हरियाणा। और इसी समय चंडीगढ़ को 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया। तो पंजाब से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। तो देखो, पंजाब पहले पाकिस्तान से बटा, बाद में वो उसका हरियाणा में विभाजन हुआ और उसके बाद उसका विभाजन किसमें हुआ? हिमाचल। तो पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत का, इसीलिए पंजाब की शान बहुत, और पंजाब के मक्के पंजाब की कहानियां बहुत फिल्मों में देखते होंगे आप, सुनते होंगे, है ना। इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था वो, उसको बार बार बांटा गया, इसलिए अभी भी जाके भी बहुत बड़ा है और गेहूं के उत्पादन में बहुत अग्रणीय है ना। तो हरियाणा कब बना? 1966 में। किससे अलग हुआ? पंजाब से। और पंजाब से 5 साल बाद अलग हिमाचल प्रदेश हुआ, पहाड़ी वाला क्षेत्र। पंजाब को जो पहाड़ी वाला क्षेत्र मतलब उत्तर में,
जो जम्मू कश्मीर से जो बॉर्डर लगती है, तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पंजाब से अलग होगा। कब बना? 1971 में। 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, मिजोरम मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में 3 कौन कौन से राज्य? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में बने, ये भी असम से अलग हुए। इसके बाद अपन ने सिक्किम का देखा था। देखो, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 35वें और 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में उसे भारत में सम्मिलित किया गया। तो सिक्किम कब सम्मिलित किया गया? 1975 में। और सिक्किम में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा कि किस वंश का शासन था सिक्किम में, तो चोग्याल वंश का शासन था। और वर्तमान में सिक्किम की विशेषता बता दी जाए तो वर्तमान में सिक्किम एकमात्र राज्य है जो जैविक आधार पर जैविक खाद के द्वारा कृषि करता है। अब अपन देखें, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने। देखो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये नागालैंड हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब असम से अलग हुए। किससे अलग हुए? असम से हुए। इसलिए वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 में उसमें किसको शामिल किया जाता है? सिक्किम को। तो असम को मिला के उसके लगभग 6 विभाजन किए गए और सिक्किम को मिला के वर्तमान में 8 पूर्वोत्तर में राज्य आते हैं, जिनकी एक अलग विशेषता है भारत में, ना। अब इसके बाद अपन को देखना है तो गोवा। देखो, गोवा क्या है कि अपन ने 1961 में पुर्तगाल से प्राप्त किया, तब उसको अपन क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना के रखे। लेकिन 1987 में इसको अपन ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया? 1987 में। तो गोवा राज्य के रूप में कब आया? 1987 में सामने आया। लेकिन 1961 से लेकर 1987 तक वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। गोवा के बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि वो किस देश के अंडर में रहा, किस देश से प्राप्त किया? अपन ने पुर्तगाल से प्राप्त किया, क्योंकि 1510 में पुर्तगाल ने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। बाद में भारत ने 1961 में पुर्तगाल से गोवा को प्राप्त किया और 1987 में उसे पूर्ण राज्य बना दिया। अब 2000 में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ एमपी से, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से। इन 3 राज्यों को पुनर्गठित करके 2000 में 3 नए राज्य बने, है ना। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश से और झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो 2000 में 3 और राज्य बन गए। और वर्तमान में अंतिम राज्य तेलंगाना 2014 में बना, जो कहां से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश, है ना। कहां से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ये बात आपको याद रखनी। अब अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। अगर अपन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को जिसे 2020 में 26 जनवरी 2020 में एकत्रित कर दिया गया, दोनों को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो दादर व नागर हवेली को पुर्तगाल से प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना है, गोवा को पुर्तगाल से प्राप्त किया है, साथ में दादर व नागर हवेली को पुर्तगाल से प्राप्त किया और 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का ये समुद्री क्षेत्र, साथ में गुजरात और मतलब महाराष्ट्र में स्थल क्षेत्र पे दादर व नागर हवेली और दमन व दीव स्थित हैं। और पांडुचेरी की बात करें तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है तथा पांडुचेरी का संबंध 3 राज्यों से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके जो जिले हैं 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु फैले हैं। 1962 में इसे फ्रांसीसी से प्राप्त करके पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब जब इनका पृथक्करण हुआ था 1966 में, तब इसको राजनीतिक रूप से दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। तो चंडीगढ़ कब बना केंद्र शासित प्रदेश? 1966 में। और अंतिम रूप से अभी जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की विशेषता यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी की तरह इसमें विधानसभा होगी। तो आपके लिए बता दें कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, यहाँ पे विधानसभा होती है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी होता है। बाकी 5 जो बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दादर व नगर हवेली, दमन दीव दोनों को एकत्रित कर दिया गया है। चंडीगढ़ हो गया, है ना, इस चंडीगढ़ हो गया और अगर अपन देखें लद्दाख हो गया, और भी जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें विधानसभा नहीं होती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा राज्यों के बारे में 1956 के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, अंतिम राज्य तेलंगाना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लद्दाख अंतिम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, जिसे जम्मू कश्मीर से पृथक किया गया है।
उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में अपन ने जो भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े वो, जो अपन ने देशी रियासतों का एकीकरण वो, और जो अपन ने विभिन्न आयोगों को पढ़ा वो, और ये जो राज्य 1956 और केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 के बाद बड़े, समझ में आए होंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।